वेलकम जी कवर्ड। उत्तर प्रदेश की पुलिस परिस्थिति कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की। आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में हिंदी वाला जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है आपके लिए, लेकिन हिंदी को आप सरल समझने की कोशिश कभी नहीं करिएगा, क्योंकि हिंदी का जो है पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन साथ साथ इसमें आपको टफ़ क्वेश्चंस बहुत देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आप पुरानी परीक्षाओं की एनालिसिस करेंगे तो हिंदी को जिसने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है वही लोग इस जो है क्वेश्चन आंसरों का जो है सॉल्व कर पा रहे हैं, और जिन्होंने सही से नहीं पढ़ा है उनके लिए बहुत दिक्कत भी हो रही है। और आपको जैसे मैं बता दूं कि काफ़ी बड़ी संख्या में फॉर्म भरे गए हैं, तो जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने सिलेक्शन को पक्का कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हिंदी वाला पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट से देखना पड़ेगा। हर एक प्रश्न को आप सही करने की कोशिश करिए, जिससे कि क्या हो कि आप इस परीक्षा में भाई सिलेक्ट हो जाएं और अपना सपना पूरा करें। तो हिंदी को बिल्कुल सरल लेने की कोशिश नहीं करनी है। आज मैं हिंदी साहित्य का वीडियो लेकर आया हूं, इसके बाद मैं हिंदी ग्रामर का वीडियो भी लेकर आऊँगा। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ आपको जवाब देना है, कहाँ आपको नहीं जवाब देना है, कैसे आपको सही का चयन करना है, ये सब चीज़ें आप आज इस वीडियो में सीख जाएंगे। तो मैंने बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं जो रिपीटेड होते हैं, और जो क्राइटेरिया है हिंदी साहित्य का जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न आपको इस वीडियो में दिख जाएंगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट के रूप में लीजिए आज आप इस वीडियो को। पेन कॉपी उठाइए, प्रत्येक प्रश्न को मैं पढ़ता चलूँगा। पहले आप खुद को स्कोर करिएगा कि आप कितना अच्छा स्कोर कर ले रहे हैं, आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे ले रहे हैं। और अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो प्रत्येक प्रश्न को अपनी कॉपी पर लिखते जाइएगा। तो चलिए उठा लीजिए पेन कॉपी और पहला क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, लिखा है उचित विकल्प का चयन करें, फिर लिखा है एक भारतीय आत्मा। अब आपने हिंदी को सही से पढ़ा है तो आप इस प्रश्न को समझ जाएंगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इस प्रश्न में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न को आना तो एक अलग बात है, लेकिन उसे समझ लेना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोल रहा है? उचित विकल्प का चयन करें, फिर लिखा है एक भारतीय आत्मा, और 4 ऑप्शन आपके सामने लिख दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए एक उपाधि है एक भारतीय आत्मा। ठीक है, एक उपाधि है एक भारतीय आत्मा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये उपाधि किसे प्राप्त है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये उपाधि किसे प्राप्त है। तो एक भारतीय आत्मा की जो उपाधि है वो किसे प्राप्त है? माखनलाल चतुर्वेदी को प्राप्त है। ठीक है, आप लोगों ने अपना भी ऑप्शन लगा लिया होगा, तुक्का लगा लिया होगा। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुक्का आपने लगा लिया। लेकिन आपका तुक्का क्या सही लगा था? इस चीज़ का स्कोर करते चलिएगा आज। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का स्कोर करिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो में आप कितने प्रश्नों को सही कर पाए। ठीक है, तो एक भारतीय आत्मा उपाधि प्राप्त है माखनलाल चतुर्वेदी को। बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है ये, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा भी चुका है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए लिखा हुआ है 14 सितंबर 1949 से संबंधित विकल्प है। ठीक है, 14 सितंबर 1949 से संबंधित विकल्प है। आपके 4 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। लिखा है विश्व हिंदी दिवस, फिर लिखा है हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता, फिर लिखा है बनारस अखबार की शुरुआत, या फिर उद्यम माध्यम का संचालन। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझ पाएँ तो भाई ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो समझते चलिए इस बात को। ठीक है, तो देखिए 14 सितंबर 1949 का जो विकल्प है वो संबंधित है ऑप्शन 2 से। जितने लोगों ने 2 लगाया है वो बिल्कुल ठीक हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी, और इसी दिन 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस नहीं मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, और ऐसे ही प्रश्न आपको याद रखकर चलना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया है, और अपना स्कोर करते चलिएगा और ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, अगर आप टीचर के साथ ईमानदार रहते हैं तो वो टीचर आपके लिए बहुत भला कर जाएगा। आपको जहाँ समस्या आ रही हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, सर इन प्रश्नों में मुझे दिक्कत हुई है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा और वो सब कुछ मैं आपको सॉल्व करा दूँगा। ठीक है, लेकिन ईमानदारी से, झूठा नहीं बोलना, गलत नहीं बोलना कि मैंने सर इतना स्कोर कर लिए। जितना स्कोर हो रहा हो बस वही आंसर करके बताइएगा मुझे। ठीक है, फिर लिखा है जयशंकर प्रसाद का संबंध। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का संबंध। 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको। अपना ऑप्शन आपने चयन कर लिया होगा, अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और अब मैं इसका आंसर बता भी रहा हूँ आपको। जयशंकर प्रसाद का जो संबंध है वो छायावाद से है। ठीक है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में जयशंकर प्रसाद एक थे।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया है। चौथे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। गजानन माधव का उपनाम क्या है? क्या बोल रहे हैं? गजानन माधव का उपनाम क्या है? चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, अपना सिलेक्ट करिए। और अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सी कन्फ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में, इन सब क्वेश्चनों में, लेकिन हिंदी को ऐसे ही पढ़ेंगे तभी आप पूरा स्कोर कर पाएंगे हिंदी में, ठीक है। तो देखिए, गजानन माधव का जो उपनाम है किसका, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, गजानन माधव का जो उपनाम है वो है मुक्ति बोध, ठीक है। तो अगर कहीं मुक्ति बोध लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि वो गजानन माधव लिखा हुआ है, या फिर गजानन माधव लिखा हुआ है तो वहाँ आप समझ जाएंगे कि वहाँ मुक्ति बोध की बात की जा रही है, ये इनका उपनाम है, ठीक है। चलिए, चौथा क्वेश्चन हो गया है भाई। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता था? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का जो संपादन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता था? हिंदी साहित्य के बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न हैं, यही आपको एग्जाम में मिलेंगे। क्या बोल रहे हैं? कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता था? तो याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया जाता था, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। अमीर खुसरो के संबंध में उचित विकल्प का चयन करें। क्या बोल रहा है? अमीर खुसरो के संबंध में उचित विकल्प का चयन करें। मैं फिर बता दूं, ये हिंदी साहित्य का जो पोर्शन मैंने कवर किया है, इसके बाद मैं हिंदी ग्रामर भी लाऊंगा। आप ये दोनों वीडियो जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन पढ़िए। अमीर खुसरो के संबंध में उचित विकल्प का चयन करें। तो हिंदुस्तान का तोता कहते हैं इन्हें, या संस्कृति का प्रतिनिधित्व कहते हैं, निधि कहते हैं, या हिंदी इस्लामी संवित्त कहते हैं इन्हें, या सभी विकल्पों का चयन है ये। तो देखिए, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा हिंदुस्तान का तोता कहते हैं, तो बहुत सारे लोग फर्स्ट ऑप्शन को लगाकर चल देंगे, लेकिन आप वहाँ गलत हो जाएंगे। याद रखिएगा, अमीर खुसरो की बात की जा रही है, इन्हें हिंदुस्तान का तोता भी कहते हैं, संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी कहते हैं या प्रतिनिधि भी कहते हैं, हिंदी इस्लामी संवति भी कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर आप सभी विकल्पों का चयन करके जाएंगे, और जिसने भी सभी विकल्प का चयन किया है वो बिल्कुल सही है। और अगर आपने नहीं किया तो याद रखिएगा, ये तीनों जो उपाधियाँ हैं ये अमीर खुसरो को प्राप्त हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्नलिखित में से कौन हलावाद के कवि माने जाते हैं? उत्तर प्रदेश की एसआई परीक्षा में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कांस्टेबल परीक्षा में भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन हलावाद के कवि माने जाते हैं? आपके ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन या फिर श्रीधर पाठक। आप लोग अपने ऑप्शन का चयन करें और फिर इसको स्कोर करके बताइएगा मुझे कि आपका एक जो आंसर सही था या गलत। हरिवंश राय बच्चन जो है हलावाद के कवि माने जाते हैं, ये चीज़ को आपको याद रखना है, और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मीराबाई के गुरु के जो है निम्नलिखित में से कौन थे? सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन होगा मीराबाई के गुरु कौन थे, ठीक है। मीराबाई के गुरु कौन थे आपसे पूछा जा रहा है, ये भी बहुत ही बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में। तो अगर आपको पता है तो भाई इसका आंसर कर लीजिए, स्कोर करके मुझे बताइएगा। और अगर आपको नहीं पता तो याद रखिएगा, मीराबाई के जो गुरु थे वो रैदास थे। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास थे। हिंदी साहित्य के ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रामानंद निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? क्या बोल रहा है? रामानंद निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो याद रखिएगा, कबीर, पद्मावती या रैदास। तो मैं बता दूं, रामानंद इन सभी के गुरु थे। कबीर जी के भी गुरु थे, पद्मावती के भी गुरु थे, और रैदास जी के भी गुरु थे। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखकर चलना है। अगर तीनों में से कोई भी एक नाम आता है तो भी आपको याद रखना है, या किसी एक से पूछ लिया जाए कि कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद थे। पद्मावती जी के गुरु कौन थे, तो रामानंद थे। रैदास के गुरु कौन थे, तो रामानंद थे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन याद करके चलना है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करते चलिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस प्रख्यात कवि के गुरु थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस प्रख्यात कवि के गुरु थे? आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको 4, और सबसे सही ऑप्शन को आपको चुनकर जाना है।
और यही करना है एग्ज़ाम में भी, ताकि आप लोग सिलेक्ट हो जाए। और मैं पूरी हृदय से कामना करता हूँ कि आप सब लोग सिलेक्ट हो जाएं, अच्छे से पढ़ाई करें, अपना जो है जीवन सफल बनाएं। ठीक है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस प्रख्यात जो है कवि के गुरु थे? तो आपको याद रखना है इनमें से सभी के, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त, मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन सभी के गुरु थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, क्या शिष्य थे? तो देखिए गुरु भी अच्छे हैं तो शिष्य भी कितने अच्छे, सभी बहुत ही अच्छे राइटर हैं, चाहे मैथिली शरण गुप्त की बात की जाए, मुंशी प्रेमचंद की बात की जाए, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात की जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करते चलिए। वीडियो को बहुत अच्छे से समझिए, हर क्वेश्चन को समझिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको हर प्रश्न आज याद करा के जाने की। ठीक है, लेकिन आपको अपने ये सब दिमाग में रखकर जाना है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात कवयित्री महादेवी वर्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुना जा सकता है? तो देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी हिंदी के राइटर उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि परीक्षा कहाँ है? उत्तर प्रदेश की। तो मोस्टली यही जो है रिपीट होते, आप कोई भी एग्ज़ाम देने चले जाए जहाँ पर हिंदी वाला पोर्शन है तो यही प्रश्न जो है रिपीट होते रहते हैं। बस आपको क्या नहीं पता है, क्राइटेरिया नहीं पता है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, और वो काम मैं करता हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं, प्रख्यात कवयित्री महादेवी वर्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का जो है चयन किया जा सकता है? सही है। तो याद रखिएगा, यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। भाई बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस कवयित्री को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो महादेवी वर्मा जी को। मेरी फेवरेट राइटर में से एक हैं ये। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था, तो बिल्कुल सही है भाई, इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। अतीत के चलचित्र इनकी प्रसिद्ध कृति है, तो भाई बिल्कुल इनकी अतीत के चलचित्र इनकी प्रसिद्ध कृति है। तो आप यहाँ पर सभी विकल्प के साथ चयन कर सकते हैं, और अगर आपने इसका चयन किया है तो आप लोग ठीक है, और अगर नहीं किया तो फिर याद रखिएगा ये सभी ऑप्शन आपके लिए ठीक थे। और ऐसे प्रश्न आपको इसलिए मैं रखता हूँ ताकि आपको एक प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न तैयार करा सकूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हिंदी के उस कवि या कवयित्री का चयन करें जिन्हें सर्वप्रथम 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हिंदी के उस कवि या फिर कवयित्री का चयन करें जिन्हें सर्वप्रथम 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए वर्ष दे दिया गया है, कन्फ्यूजन भी एक क्रिएट है इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको बिल्कुल सही जो है चयन करके जाना है। ठीक है, तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सुमित्रा नंदन पंत जो हैं इन्हें चिदम्बरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा था, यहाँ कवयित्री महादेवी वर्मा पहली हैं जिन्हें हिंदी के लिए क्या था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, लेकिन यहाँ पर साफ बोल दिया गया है सन, और अगर सन दे दिया गया है तो 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन जीते थे, सुमित्रा नंदन पंत, और ये हिंदी के प्रथम लेखक थे जिन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, चिदम्बरा के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हिम तरंगिणी। क्या बोल रहे हैं, हिम तरंगिणी निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की रचना है जिन्हें सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ। कितने लोग इसका सही आंसर कर पा रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए। हिम तरंगिणी निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की रचना है जिन्हें सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा ये रचना है माखनलाल चतुर्वेदी जी की, और इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और याद रखिएगा ये भी हिंदी के प्रथम लेखक थे जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि छायावाद के 4 स्तंभों में एक माने जाने वाले जयशंकर प्रसाद की उस कृति का चयन करें जो छायावाद की प्रथम कृति मानी जाती है। IMP क्वेश्चन। भाई कितने लोग इसका आंसर कर पा रहे हैं, स्कोर करते चलिएगा, मुझे लास्ट में स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो में कितना स्कोर किया, कितना अच्छा है आपका साहित्य, मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या बोल रहे हैं, छायावाद के 4 स्तंभों में एक माने जाने वाले जयशंकर प्रसाद की उस कृति का चयन करें जो छायावाद की प्रथम कृति मानी जाती है। तो याद रखिएगा झरना की बात की जा रही है, जितने लोगों ने झरना चयनित किया था बिल्कुल ठीक है, वो प्रथम कृति मानी जाती है छायावाद की, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। ठीक है,
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पंच परमेश्वर निम्नलिखित में से किस महान कवि की प्रथम कहानी है? क्या बोल रहे हैं? पंच परमेश्वर निम्नलिखित में से किस महान कवि की प्रथम कहानी मानी जाती है? तो भाई कौन नहीं जानता है इनको। बात की जा रही है मुंशी प्रेमचंद जी की। इनकी आप कहानियाँ जितनी भी बहुत ही मर्मज्ञ होती हैं, आपको आपकी रूह तक पहुंचती हैं इनकी कहानियाँ। तो उसमें से ही एक कहानी थी इनकी पंच परमेश्वर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कितने लोगों ने 15वें क्वेश्चन का आंसर मुंशी प्रेमचंद किया था वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, और 16 क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किस कवि को कथा सम्राट की उपाधि प्राप्त है? क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से किस कवि को कथा सम्राट, कहानी सम्राट हो, कथा सम्राट हो, आपको याद रखना है बात की जा रही है मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी को कथा सम्राट की उपाधि प्राप्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि राजा राम मोहन राय द्वारा किस वर्ष संवाद कॉमेडी का प्रकाशन किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? राजा राम मोहन राय द्वारा किस वर्ष संवाद कॉमेडी का प्रकाशन किया गया? तो भाई कितने लोग इसका सही आंसर कर पा रहे हैं? जल्दी जल्दी अपना स्कोर करते चलिए, और नहीं कर पा रहे तो याद रखिएगा 1821 में राजा राम मोहन राय द्वारा संवाद कॉमेडी का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस कवि को बुंदेलखंड का चंद बरदाई के नाम की उपाधि प्राप्त है? क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से किस कवि को जो है बुंदेलखंड का चंद बरदाई की उपाधि प्राप्त है? आपके ऑप्शन है रामविलास शर्मा, वृंदालाल वर्मा, केशव दास या फिर विष्णु प्रभाकर। तो याद रखिएगा वृंदालाल वर्मा। ठीक है, कितने लोगों ने ऑप्शन सेकंड से चुना है? वही ठीक है, वृंदालाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंद बरदाई कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि देवदास निम्नलिखित में से किस प्रख्यात कवि की रचना है? आईएमपी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछी गई, रिपीट हुई, बहुत बार रिपीट हुई। क्या बोल रहे हैं? देवदास निम्नलिखित में से किस प्रख्यात कवि की रचना है? आपको बताना है। इस रचना पर एक मूवी भी बन चुकी है, और एक मूवी क्या कई भाषाओं में कई मूवियाँ बन चुकी हैं। तो याद रखिएगा देवदास जो है, अगर ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है तो अगर आपने चुना है तो वो बिल्कुल ठीक चुना है। शतरंजन चट्टोपाध्याय जी की रचना है देवदास। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। नीचे दिए विकल्प में प्रमुख कवि एवं उनके उपनाम दिए जा रहे हैं, इनमें से उसका चयन करें जो सही हो। 20 नंबर का क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन तैयार करा के जाएगा। अच्छे से समझिए क्या बोल रहे हैं। नीचे दिए विकल्प में प्रमुख कवि और उनके उपनाम दिए जा रहे हैं, इनमें से उसका चयन करें जो सही हो। बोला है, लिखा है पहला आधुनिक मीरा तो महादेवी वर्मा, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सुदामा पांडे धूमिल या सभी विकल्प का। तो कितने लोग सभी विकल्प का चयन कर रहे हैं? भाई अगर आप सभी विकल्प का चयन कर रहे हैं तो आप सही हैं, क्योंकि आधुनिक मीरा की उपाधि महादेवी वर्मा को प्राप्त है, जगन्नाथ दास को रत्नाकर की उपाधि प्राप्त है, और सुदामा पांडे को जो है धूमिल की उपाधि प्राप्त है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 4 चुने हैं तो आप बिल्कुल ठीक हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम कि कठिन गद्य का प्रेत। आईएमपी क्वेश्चन क्या बोला है? किसका क्वेश्चन देखिए क्या बोला है? कठिन गद्य का प्रेत किसे माना जाता है? भाई मॉक टेस्ट है भाई, अच्छे से दीजिएगा, ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से। आज आपका एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन आप मॉक टेस्ट ईमानदारी से देकर जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन सब याद हो जाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कठिन गद्य का प्रेत किसे माना जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। 21वें क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आप चयन कर रहे हैं? तो याद रखिएगा अगर आपने ए चयनित किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। सचेतन, हीरानंद, वात्स्यायन, इन्हें आगे भी बोलते हैं, इन्हें कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। ठीक है, इनका जो गद्य वाला जो पोर्शन है वो बहुत कठिन होता है, इस कारण इन्हें ये उपाधि प्राप्त है। प्रथम राष्ट्र कवि हैं। आईएमपी क्वेश्चन पूछा गया हुआ क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में। क्या बोल रहे हैं? प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? 22वें का आप कौन सा ऑप्शन चयनित कर रहे हैं? और अगर आप चयनित कर रहे हैं ए तो आप बिल्कुल ठीक हैं। मैथिली शरण गुप्त प्रथम राष्ट्र कवि माने जाते हैं। ठीक है, और इन्हें ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ये एक क्वेश्चन बनता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि
राष्ट्रकवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस प्रख्यात कवि या फिर कवयित्री का जन्म स्थान बनारस है? भाई बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रख्यात कवि या फिर कवयित्री का जन्म स्थान क्या है? बनारस है। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और अगर आप सभी विकल्प का चयन कर रहे हैं तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है साहित्य, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और वल्लभाचार्य, इन तीनों का जन्म स्थान क्या है? उत्तर प्रदेश का बनारस। अगर आप इस विकल्प का चयन कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है हिंदी साहित्य और आप अच्छा स्कोर करेंगे हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उचित विकल्प का चयन करें। लिखा है महाप्राण। इस क्वेश्चन का चयन करना और फिर इसको सही इसका आंसर करना बहुत कठिन है, क्योंकि ये अपने में ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? उचित विकल्प का चयन करें। फिर लिखा है महाप्राण। ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिवमंगल सिंह और फिर लिखा है गया प्रसाद शुक्ल। ठीक है, तो डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि महाप्राण की उपाधि किसे प्राप्त है? ठीक है, तो याद रखिएगा महाप्राण की उपाधि प्राप्त है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। एक चीज़ और याद रखिएगा, इनका मूल नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला भी इनकी उपाधि है। ठीक है, निराला भी क्या है? इनकी उपाधि है और महाप्राण भी क्या है? इनकी एक उपाधि है। तो दोनों ही इनकी उपाधि हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि धनपत राय निम्नलिखित में से किस प्रख्यात कवि का मूल नाम है? क्या बोल रहे हैं? धनपत राय निम्नलिखित में से किस प्रख्यात कवि का मूल नाम है? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? धनपत राय निम्नलिखित में से किस प्रख्यात कवि का मूल नाम है? तो अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है आप, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद का ही नाम था धनपत राय। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तद्भव पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता था? क्या बोल रहे हैं? तद्भव पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता था? 26वें क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, तो याद रखिएगा अखिलेश द्वारा किया जाता था। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आप बिल्कुल ठीक है, अखिलेश के द्वारा किया जाता था तद्भव पत्रिका का संपादन लखनऊ से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई जगह ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीटेट में भी पूछा गया है, यूपी टेट में भी पूछा गया है, सुपर टेट में भी पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में भी पूछा गया है और भी कई एग्जाम हुए वहाँ पर भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्या बोल रहे हैं? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान किए हैं? और अगर आपने ऑप्शन 3 सुना है अनुसूची 8 तो आप बिल्कुल ठीक हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिंदी के प्रथम महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? सॉरी, ये वर्ष नहीं होगा, यहाँ पर होगा किस प्रदेश में की गई थी। ठीक है, हिंदी के प्रथम महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो कि वर्धा में है और इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस प्रदेश में की गई है, ये आपको बताना है। तो अगर आप ऑप्शन ए चुन रहे हैं महाराष्ट्र तो बिल्कुल ठीक है। याद रखिएगा हिंदी के प्रथम महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की जो वर्धा में स्थित है उसकी स्थापना की गई थी महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिंदी का महाकाव्य पद्मावत, क्या बोल रहे हैं? हिंदी का महाकाव्य पद्मावत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पद्मावत की बात की जा रही है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि पद्मावत क्या है? एक महाकाव्य है। निम्नलिखित में से किसकी रचना है, यह आपसे पूछी जा रही है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चुना है जायसी तो बिल्कुल ठीक चुना है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। हिंदी का महाकाव्य है जायसी का पद्मावत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका है क्वेश्चन 30 नंबर का, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। क्या बोल रहे हैं? हिंदी जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो याद रखिएगा हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास, इसे खड़ी बोली का जो है प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि धर्मवीर भारती को निम्नलिखित में से किस कृति के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? आईएमपी क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? धर्मवीर भारती को निम्नलिखित में से किस कृति के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है ठेले पर हिमालय, नीला चांद, सपना अभी भी या फिर अंधा युग। तो देखिए धर्मवीर भारती को उनकी कृति
सपना अभी भी के लिए क्या दिया गया था, व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रसिद्ध कृति प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? क्या बोल रहे हैं, प्रसिद्ध कृति प्रेम सागर के जो है रचनाकार कौन है, यह आपको बताना है। कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन भी है, काफ़ी लोगों को आता होगा। अगर नहीं आता तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन ए सही है। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन अष्टछाप के कवि नहीं हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में कौन अष्टछाप के कवि नहीं हैं? 33वें नंबर का क्वेश्चन है। आप कौन सा चयन कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। तो देखिए, तुलसीदास अष्टछाप के कवि नहीं हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अक्सर ये ऑप्शन आपको कन्फ्यूजन में डाल देगा, लेकिन याद रखना है तुलसीदास जो हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की भाषा शैली लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी। क्या बोल रहे हैं, तुलसीदास ने रामचरितमानस की भाषा शैली जो है लिखी है, किस भाषा शैली में लिखा है ये आपको बताना है। 34वें नंबर का क्वेश्चन, अगर आप चुन रहे हैं अवधि तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि तुलसीदास ने रामचरितमानस की भाषा शैली अवधि रखी है। ठीक है, चलिए फिर हम 35वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान किस रस की कवयित्री मानी जाती हैं? ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। क्या बोले हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान किस रस की कवयित्री मानी जाती हैं? तो भाई कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चुना है? भाई बिल्कुल ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो वीर रस की जो है कवयित्री मानी जाती हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, प्रयुक्त पंक्तियाँ हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य से बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे से तैयार करके रखिए। फिर क्या बोल रहे हैं, बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, प्रयुक्त पंक्तियां हैं। अगर आप ऑप्शन नंबर ए को चुन रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान को, अभी मैं आपको ऊपर बताया कि ये वीर रस की कवित्री थी, तो यहाँ पर भी ये जो रचना है इनकी ये वीर रस में ही है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में हिंदी के किस काल होगा, ये हिंदी के किस काल को स्वर्ण काल की उपाधि प्राप्त है? 37 नंबर का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को आता होगा। अगर नहीं आ रहा है तो भाई अच्छे से याद रखिएगा कि भक्ति काल को, ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल को हिंदी के जो काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चाह नहीं प्रेमिका के बालों में गूथा जाऊं, प्रयुक्त पंक्तियां हैं। क्या लिखा है, चाह नहीं प्रेमिका के बालों में गूथा जाऊं, प्रयुक्त पंक्तियां हैं। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित पुष्प की अभिलाषा की ये पंक्तियां हैं। और अगर आपने ऑप्शन ए चुना था तो भाई आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है हिंदी साहित्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस कवि को क्रांतिकारी कवि के रूप में जाना जाता है? आईएमपी क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस कवि को क्रांतिकारी कवि के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर सी को चुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित महाकाव्य कामायनी की नायिका का क्या नाम था? ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन। क्या बोले, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित महाकाव्य कामायनी की जो नायिका है उनका नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो देखिए, कामायनी की जो नायिका थी वो थी श्रद्धा। कितने लोगों ने ए चुना है? और आपने ए चुना है तो आप बिल्कुल ठीक है, श्रद्धा था महाकाव्य कामायनी की नायिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उस कवि का चयन करें जो भक्ति की निगुण धारा से संबंधित है। ठीक है, कि कौन सी धारा से संबंधित है? निर्गुण धारा से संबंधित है। कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं? भाई निर्गुण धारा के कवि माने जाते हैं, तो याद रखिएगा कबीरदास, ये सगुण, केशवदास, तुलसीदास, सूरदास, ये सगुण धारा के हैं, लेकिन निर्गुण धारा के माने जाते हैं कबीरदास। आपने ये क्वेश्चन अगर कर लिया था तो आप भाई बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा पढ़ा है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राहुल सक्रातायन को किस वर्ष उनकी कृति मध्य एशिया का इतिहास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया?
तो याद रखिएगा मध्य एशिया का इतिहास किसकी रचना है, राहुल सक्रातैन जी की है। इन्हें इसके लिए क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस वर्ष दिया गया था। ठीक है, तो भाई इसका आंसर लगभग लोग शायद ना भी कर पाएँ, अगर कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। 1958 में इनकी इस कृति के लिए इन्हें क्या दिया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम कि निम्नलिखित में कौन साहित्य अकादमी का जो है प्रथम अध्यक्ष थे। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे। आईएमपी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई बताइए कितने लोग इसका सही आंसर कर पा रहे हैं। 43 का अगर ऑप्शन ए चुन रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो भाई बिल्कुल ठीक है, साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पुरुषोत्तम दास टंडन का संबंध नीचे लिखे किस विकल्प से है। क्या बोल रहे हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन का संबंध नीचे लिखे किस विकल्प से है। 44वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर अपने हिसाब से देने की कोशिश करें। भाई बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे ये पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के जगत में प्रमुख आलोचक माने जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, हिंदी साहित्य के जगत में प्रमुख आलोचक कौन माने जाते हैं। 45वां क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर आपको करना है। तो अगर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भाई बिल्कुल ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य का प्रमुख आलोचक माना जाता है, यानी हिंदी साहित्य जगत में जिनकी जो काफ़ी अच्छे आलोचक थे ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा ब्राह्मण पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किस स्थान से किया जाता था। किस पत्रिका का, ब्राह्मण पत्रिका का किसके द्वारा किया जाता था, प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। अब पूछा जा रहा है कि किस स्थान से किया जाता था ये। तो 46वें क्वेश्चन का आंसर अगर आप कानपुर कर रहे हैं तो भाई बिल्कुल ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन कानपुर से करते थे प्रताप नारायण मिश्र जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि नगरीय प्रचारिणी पत्रिका के संपादक के रूप में निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्य किया गया। आईएमपी क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, नगरीय प्रचारिणी पत्रिका के संपादक के रूप में निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्य किया गया। तो याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प अगर फोर्थ चुन रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, श्याम सुंदर दास जी ने भी किया है, राम नारायण मिश्र जी ने भी किया है और शिव कुमार सिंह ने जी भी किया है नगरीय प्रचारिणी पत्रिका का संपादन। ठीक है, चलिए प्रकाशित होने वाली हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका हिंदी नवजीवन के संपादक के रूप में किसके द्वारा कार्य किया गया। क्या बोल रहे हैं, हिंदी नवजीवन का जो है संपादक के रूप में किसने कार्य किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 48 क्वेश्चन का आंसर आप अपने हिसाब से देने की कोशिश करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद भी होना चाहिए। हिंदी नवजीवन की जो है संपादक के रूप में कार्य किया था महात्मा गांधी जी ने, ये चीज़ आपको याद रखना है, बनता है ये क्वेश्चन बहुत बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से जो है मासिक पत्रिका का संपादन जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं किया गया। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं किया गया है। बताइए भाई इसका आंसर। तो कितने लोग ऑप्शन चांद को चुन रहे हैं, और अगर आप ऑप्शन चांद को चुन रहे हैं तो भाई इसका संपादन महादेवी वर्मा जी द्वारा किया जाता था, लेकिन मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं किया जाता। हंस, माधुरी और जागरण, इन तीनों का जो संपादन मुंशी प्रेमचंद द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र बनारस अखबार निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपादित किया जा गया। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ आ रहा होगा, लेकिन उसका आंसर वो ठीक नहीं है। फिर से क्वेश्चन को देखिए, क्या बोल रहा है, हिंदी प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र बनारस अखबार। ठीक है, तो बनारस अखबार भाई किसके द्वारा संपादित किया जाता था, तो ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा किया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है और ये आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी कर देता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्यम मात्यंड, जिसका प्रकाशन कोलकाता से होता था, इसके संपादक थे। इसके संपादक पूछे जा रहे हैं किसके, उद्यम मात्यंड के। याद रखिएगा कि 30 मई के दिन इसका जो है संपादन शुरू किया गया था, इसी कारण जो है 30 मई को प्रत्येक वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
तो उद्यन मार्तंड के जो है संपादक पूछे जा रहे हैं। उद्यन मार्तंड का जो है संपादन कहाँ से होता था? कोलकाता से होता था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसका जो है संपादन करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। खूंटियों पर टंगे लोग निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की प्रमुख काव्य रचना है? आईएमपी क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खूंटियों पर टंगे लोग निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की काव्य रचना है? तो भाई अगर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आप चुन रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। याद रखिएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है खूंटियों पर टंगे लोग, एग्जाम में पूछी गई क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए किस जो है वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था? तो याद रखिएगा उर्वशी जो है दो लोगों की रचना है। उर्वशी एक जयशंकर प्रसाद की भी है और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की भी है। तो अगर ऑप्शन में फिलहाल नहीं दिया जाएगा, अगर जयशंकर प्रसाद दिए गए हैं तो वहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर नहीं देंगे, और अगर दिनकर जी दिए गए हैं तो वहाँ जयशंकर प्रसाद नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी रचना है उर्वशी के नाम से। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी को क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है, और वो किस वर्ष दिया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई कितने लोग ऑप्शन नंबर ए 1972 चुन रहे हैं? तो बिल्कुल ठीक है, यही है वो वर्ष जिस वर्ष रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि दो चट्टानें निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की प्रसिद्ध कृति है जिन्हें 1968 में इसके लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, 1968 में किस पुरस्कार से? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रचना का नाम क्या है? दो चट्टानें। तो पूछा रहा है किसकी कृति है? तो अगर 54 का आंसर आप क्या चुन रहे हैं? हरिवंश राय बच्चन। तो भाई बिल्कुल ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है दो चट्टानें। इसके लिए इन्हें 1968 में क्या किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती के हिंदी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ? आईएमपी क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। तो भाई रखिएगा 1875 अगर आप चुन रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के हिंदी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन वर्ष है ये, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई दोहों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी कृति में मिलता है? आईएमपी क्वेश्चन, चौपाई और दोहों का प्रयोग सर्वप्रथम किसकी कृति में मिलता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर ऑप्शन नंबर सी आप सरहप्पा चुन रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, इनके द्वारा ही चौपाई और दोहों का प्रयोग किया गया है पहले हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना 1960 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई? आईएमपी क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं? केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना 1960 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? तो क्या रखिएगा न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मर्यादा पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस स्थान से होता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मर्यादा पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किस स्थान से होता था? तो अगर आप वाराणसी चुन रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक चुन रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिंदी शास्त्र में योग दर्शन का प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये भी पूछा जाता है। क्या बोल रहे हैं? हिंदी शास्त्र में योग दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। तो अगर आप पतंजलि को चुन रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, इनको ही योग दर्शन का जो है प्रवर्तक माना जाता है हिंदी शास्त्रों में। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बाबा नरहरि दास निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? तो भाई बाबा नरहरि दास जो थे वो किसके गुरु थे? गुरु थे तुलसीदास के। ठीक है, तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आया। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। जल्द ही हम आपसे मिलते हैं ग्रामर वाले पोर्शन में, और वहाँ पर हम आपको चेक करेंगे कि आप कितना अब पढ़ चुके हैं और आपको अभी और कितनी तैयारी की ज़रूरत है। तो ये थे हिंदी साहित्य के बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, और आई होप आपकी वीडियो पसंद अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।